अस्सलामु अलैकुम, GTV न्यूज़ के साथ मैं हूं माजिद अली खान और मैं हूं फाइका मौज़म। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे स्मोक के हवाले से। पंजाब में शदीद धुंध की वजह से बेशतर शहरों में मोटरवेज को बंद कर दिया गया है। मोटरवे M3 लाहौर से रजाना तक धुंध की वजह से बंद कर दी गई है। मोटरवे M2 को लाहौर से कोट मोमिन तक बंद है। मोटरवे पुलिस के मुताबिक मोटरवे M11 भी लाहौर से सियालकोट तक धुंध की वजह से बंद है। मोटरवे M4 पिंडी भटिया से अब्दुल हकीम तक धुंध के बाइस बंद कर दी गई है, जबकि मोटरवे M5 भी शेरशाह से रहीम यार खान तक बंद है। मोटरवे पुलिस के मुताबिक मोटरवेज मुसाफिरों की हिफाजत को मद्देनजर रखते हुए बंद की गई है। शहरी सफर के दौरान एहतियात बरतें। पंजाब में शदीद धुंध ने मामूलाते जिंदगी जाम कर दिए। धुंध की वजह से मोटरवे पुलिस की जानिब से बेशतर मोटरवेज को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। इसी हवाले से ये रिपोर्ट देखते हैं। पंजाब में शदीद धुंध ने मामूलाती जिंदगी जाम कर दिए। सुबह के औकात में कसूर, शेखुपुरा और ननकाना साहिब समेत पंजाब के बेशतर शहरों में हर जानिब गहरे धुंध का राज है। धुंध की वजह से मोटरवे पुलिस की जानिब से बेशतर मोटरवेज को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। मोटरवे M3 लाहौर से रजाना तक बंद है। मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन तक, मोटरवे M11 लाहौर से सियालकोट तक, मोटरवे M4 पिंडी भटिया से अब्दुल हकीम तक और मोटरवे M5 शेरशाह से रहीम यार खान तक शदीद धुंध के बाइस बंद है। मोटरवे पुलिस के मुताबिक मोटरवेज मुसाफिरों की हिफाजत को मद्देनजर रखते हुए बंद की गई है। मोटरवेज पर धुंध की दबीज चादर के बाइस हद निगाह इंतहाई कम है। मोटरवेज की बंदिश के बाइस ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है, जिससे मुसाफिरों को सख्त मुश्किलात का सामना है। मोटरवे पुलिस ने शहरियों से गैर जरूरी सफर से गुरेज की अपील की है, जबकि दौरान सफर फॉग लाइट्स के इस्तेमाल के साथ रफ्तार कम रखने की भी हिदायत जारी की है। लाहौर में शदीद धुंध का राज बरकरार है। लाहौर में माल रोड, जेल रोड, गुलबर्ग रोड और डेविस रोड पर धुंध के बाइस शहरियों को ड्राइविंग के दौरान मुश्किलात का सामना है। मेन शाहराहों पर हद निगाह इंतहाई कम रह गई है। शहर का मजमूई तौर पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 209 रिकॉर्ड किया गया है। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे वहीद गुज्जर से। वहीद, क्या तफसीलात हैं? शहर में आज भी स्मोक का राज बरकरार है? जी बिल्कुल, देखें शहर लाहौर जो है आज भी शदीद धुंध की लपेट में है। और अगर बात की जाए तो इस वक्त भी लाहौर की जो बड़ी मेन शाहराएँ जो हैं वहाँ पर जिनमें माल रोड है, जेल रोड है, डेविस रोड है और दीगर जो मेन शाहराएँ जो हैं वहाँ पर हद निगाह जो है इस वक्त भी सिफर है। और तो शहरियों को गुज़श्ता रोज़ की तरह आज भी जो है काफ़ी ज़्यादा ड्राइविंग करते हुए मुश्किलात का सामना जो है करना पड़ रहा है। मगर आज कल की निस्बत कुछ हल्की धुंध कम है। कल बहुत ज़्यादा धुंध थी, मगर अभी जिस तरह टाइम गुजरता जा रहा है वैसे ही धुंध की शिद्दत में मज़ीद इजाफा जो है वो देखने को मिल रहा है। और साथ ही बता चलूँ कि धुंध की वजह से महकमा मौसमियात का ये कहना था कि फ़ज़ाई आलूदगी में नुमाया कमी होगी, तो आज हमने देखा कि फ़ज़ाई आलूदगी में काफ़ी हद तक कमी जो है वाक़ई हो चुकी है। इस वक्त एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 197 जो रिकॉर्ड किया जा रहा है। वैसे मजमूई तौर पर जो है शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है 202 के करीब जो है वो रिकॉर्ड किया गया था। मगर इस वाले से महकमा मौसमियात का कहना है कि फ़िलहाल आइंदा 24 घंटों में बारिश का इम्कान नहीं है। आज सारा दिन जो है धुंध इसी तरह बरकरार रहेगी। अलबत्ता दोपहर के बाद जो है धुंध की शिद्दत में कमी जो है वाक़या हो जाएगी। मगर साथ ही महकमा मौसमियात का ये भी कहना है कि हल्के हल्के बादल भी रहेंगे, जिसकी वजह से सूरज जो है अपनी किरणें जो है नहीं बिखेर पाएगा, सूरज अपना दीदार नहीं करवा पाएगा, जिसकी वजह से धुंध का इसी तरह रहना जो है वो बरकरार रहेगा। मगर आने वाले दिनों में भी महकमा मौसमियात का यही कहना है कि फ़िलहाल बारिश का इम्कान नहीं है, तो धुंध की शिद्दत में इजाफा जो है सुबह के टाइम और रात के टाइम बरकरार रहेगा। कोई इम्कान नहीं है। लाहौर में शदीद धुंध का राज है, लेकिन कल के मुकाबले में निस्बतन आज धुंध कम है। वहीद गुजर हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। लाहौर के बाद रुख कर लेते हैं शहर कायद का। कराची में भी सर्दी ने जोर पकड़ लिया है। रात गए शहर कायद का दर्जे हरारत 11 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कराची में मौजूदा दर्जे हरारत 12 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि महकमा मौसमियात के मुताबिक आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 26 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। कराची में हवाएं 8 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं। आइंदा कुछ रोज में सर्दी में मजीद इजाफे का इम्कान है। कराची में आज भी मतला सर्द और खुश्क रहेगा। आगे बढ़े, आपको बताएं खानेवाल के हल्का PP 206 में ज़िमनी इलेक्शन में पोलिंग का अमल जारी है। तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून में कांटे का मुकाबला मुतवक्के है। ज़िमनी इंतखाब में 23 लाख से ज़ायद वोटर्स हक़ राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं।
پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار بیگم نورین نشاط ہیں اور پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدوار رانا محمد سلیم حنیف ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار رانا میر واسق سرجیز حیدر بھی مقابلے میں حصہ لے رہے ہیں، جبکہ پی پی 206 کی نشست نشاط ڈاہا کی وفات کے بعد خالی ہوئی تھی۔ حلقے میں 183 پولنگ اسٹیشنز قائم کیے گئے ہیں۔ خانیوال کے حلقے پی پی 206 میں ضمنی انتخاب کے سلسلے میں آج پولنگ ہو رہی ہے۔ الیکشن کمیشن نے ضمنی انتخاب کے حوالے سے انتظامات کو مکمل کر لیا ہے۔ حلقے میں پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان مسلم لیگ نون کے نامزد امیدواروں کے درمیان کانٹے کا مقابلہ متوقع ہے۔ اسی حوالے سے سعید بٹھی کی رپورٹ ملاحظہ کیجیے۔ حلقہ پی پی 206 خانیوال میں ضمنی انتخاب کے سلسلے میں آج پولنگ ہو رہی ہے۔ پی پی 206 کی نشست پر پاکستان تحریک انصاف کی نورین نشاط، پاکستان مسلم لیگ نواز کے رانا محمد سلیم، پاکستان پیپلز پارٹی کے میر واسق سرجیز اور تحریک لبیک پاکستان کے شیخ محمد اکمل سمیت 12 امیدوار حصہ لے رہے ہیں، جبکہ یہ نشست نون لیگ کے ایم پی اے نشاط ڈاہا کی وفات کے باعث خالی ہوئی تھی۔ حلقے میں کل ووٹرز کی تعداد 2,30,698 ہے۔ مرد ووٹرز کی تعداد 1,25,190 ہے اور خواتین ووٹرز کی تعداد 1,05,508 ہے۔ کارکنوں میں بڑا جوش و جذبہ پایا جا رہا ہے اور جو لوگ جوک در جوک جو ہیں وہ ہمارے کیمپس میں آ رہے ہیں۔ اب تو لوگوں میں یہ شعور آ گیا ہے کہ ہر علاقے سے، ہر گلی سے گروپ آ رہے ہیں اور میرے ساتھ جوائن کر رہے ہیں۔ حلقے میں 183 پولنگ اسٹیشنز قائم کیے گئے ہیں۔ 23 پولنگ اسٹیشن حساس ترین اور 84 حساس قرار دیے گئے۔ حلقے میں سیکیورٹی کے لیے 3,000 سے زائد پولیس اور رینجرز کے جوان تعینات ہوں گے۔ سیکیورٹی اہلکار انتخابی عمل کے مکمل ہونے تک پولنگ اسٹاف کے ہمراہ رہیں گے۔ پریزائڈنگ افسران پولنگ کے دن فارم 45 کی تصویر کھینچتے وقت موبائل پر اپنی لوکیشن آن رکھیں گے۔ پریزائڈنگ افسران پولنگ ایجنٹس کے سامنے فارم 45 کی تصویر لیں گے۔ 16,000 برطرف سرکاری ملازمین بحال ہوں گے یا نہیں، سپریم کورٹ اہم ترین فیصلہ آج سنائے گی۔ کیس میں فریقین کے وکلاء کے دلائل مکمل ہو گئے۔ برطرف ملازمین کیس میں اٹارنی جنرل نے تجاویز سپریم کورٹ میں جمع کرا دی ہیں، جس کے مطابق 1 تا 7 گریڈ تک کے ملازمین کو بحال کر دیا جائے۔ گریڈ 8 سے 17 تک کے ملازمین کے 3 ماہ میں ٹیسٹ لیے جائیں اور فیڈرل پبلک سروس کمیشن کا ٹیسٹ پاس کرنے والے ملازمین کو مستقل کر دیا جائے۔ سرکاری ملازمین کی بڑی تعداد سپریم کورٹ کے باہر موجود ہے اس وقت۔ مزید کیا تفصیلات ہیں جان لیتے ہیں اپنے نمائندے ابرار حسین استوری سے۔ جی ابرار، بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں؟ جی بالکل، مختلف محکموں کے 16,000 ملازمین کی برطرفی کا فیصلہ آج سپریم کورٹ سنائے گی۔ 11:30 بجے اس اہم کیس کا فیصلہ سنایا جائے گا۔ جسٹس امرتا بندیال کی سربراہی میں 5 رکنی لاج اینڈ بینچ اس اہم کیس کا فیصلہ سنائے گی، جبکہ گزشتہ روز ہم نے دیکھا عدالت میں جو تمام وکلاء تھے، جو فریقین کے وکلاء تھے، ان کے دلائل مکمل ہوئے۔ خاص طور پر میں آپ کو یہاں بتاتا چلوں کہ پاکستان کے جو سب سے بڑے وکلاء تھے، جس میں اعتزاز حسن تھے، رضا ربانی، لطیف کھوسا، حامد خان، ان تمام وکلاء نے دلائل دیے اور عدالت میں یہاں پر اٹارنی جنرل پاکستان کی جانب سے جو حکومتی تجاویز تھیں وہ عدالت میں پیش کی گئیں اور ان تجاویز کے مطابق یہ کہا گیا ہے کہ 1 سے جو 7 تک کے ملازمین ہیں ان کو مستقل کیا جائے، جبکہ جو 7 سے 17 سکیل تک کے جو ملازمین ہیں ان کا اے پی سی کے ذریعے ٹیسٹ انٹرویو ہو جائے اور جو ٹیسٹ انٹرویو پہ پاس ہو جاتے ہیں انہیں مستقل کیا جائے گا اور جو رہ جاتے ہیں وہ جو تجاویز تھی ان کے مطابق وہ متعلقہ جو عدالتیں ہیں ان سے رجوع کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ بھی کہا گیا کہ ان کی جو ملازمت ہے، جو پاس کر کے انٹرویو پاس کر کے بھرتی ہو جائیں گے، ان کی جو سابقہ ملازمت ہے وہ اڈھاق تصور کی جائے گی، جبکہ جو فوت شدہ یا جو ملازمین فوت ہو چکے ہیں ان کی پنشن یا ان کے جو ورثہ ہیں اس کے پنشن کے حقدار نہیں ہوں گے۔ اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو ملازمین ہیں 16,000 ملازمین وہ سپریم کورٹ کے باہر پارلیمنٹ کے سامنے بڑی تعداد میں موجود ہیں اور وہ یہاں پر پہنچ چکے ہیں، جبکہ سپریم کورٹ میں کسی بھی ناخوشگوار واقعے کو پیش نظر رکھتے ہوئے خاردار تاریں لگا دی گئی ہیں اور سیکیورٹی ہائی الرٹ کر دی گئی ہے اور 11:30 بجے آج اس کیس کا ابرار حسین استوری ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ اور اب کچھ بات کریں گے عالمی مہلک وبا کرونا وائرس کی۔ این سی او سی کے مطابق ملک میں گزشتہ 24 گھنٹے میں کرونا سے مزید 6 اموات رپورٹ ہوئی ہیں، جس کے بعد کرونا سے جاں بحق افراد کی تعداد 28,849 ہو گئی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 302 کیسز رپورٹ ہوئے، جبکہ 24 گھنٹے کے دوران 42,895 ٹیسٹ کیے گئے ہیں۔ ملک میں کورونا مثبت کیسز کی شرح 0.7% رہی۔ ملک بھر میں 704 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔
रात गए कराची में सचल के इलाके सुपर हाई पर वाक़े एक रेस्टोरेंट पर कब्जे के लिए क्लाशनकोफ बरदार मुसल्लह मुल्जिमान दंदनाते रहे। पुलिस इत्तला के बावजूद 2 घंटे तक मौके पर नहीं पहुंची और इजहार लाइल्मी करती रही। मुल्जिमान ने होटल पर 2 दुकानों पर कब्जा जमा लिया, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर एहतजाज करने वाले मुतासरीन को मुंतशिर कर दिया। पुलिस के मुताबिक 2 होटल के मालिक और ठेकेदार के दरमियान होटल पर कब्जे का मामला था और रात गए मुखालिफ पार्टी के बंदों ने कब्जा कर लिया। होटल के मुलाजमीन ने सुपर हाईवे पर एहतजाज करके रोड बंद कर दिया था, जो अब पुलिस ने बहाल करवा दिया है। दूसरी जानिब होटल मालिक यासिर के मुताबिक मुल्जिमान को पुलिस और दीगर अहलकारों की मदद हासिल है, इसलिए जब हमला हुआ तब भी पुलिस नहीं पहुंची और अब जब कब्जा कर लिया है तब भी पुलिस कुछ नहीं कर रही। पुलिस की मौजूदगी में होटल का राशन गाड़ियों में भरकर लेके जाया जा रहा है। हम सिर्फ देख रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं। होटल मालिक के मुताबिक मुल्जिमान ने मैनेजर से लाखों रुपए कैश छीन लिया। होटल पर मौजूद फीमेल से मोबाइल फोन्स भी छीन लिए गए। अब कुछ बात करेंगे सानिहा एपीएस केस के दर्दनाक वाक़े की। नाजरीन, कुछ कब्रों पर फूल होते हैं लेकिन कुछ कब्रें फूलों की भी होती हैं। ये जुमले तो इंतहाई दर्दनाक हैं, लेकिन बदकिस्मती से हम पाकिस्तानी कौम ना सिर्फ इस दर्द से दो चार हुए बल्कि आज तक इस दर्द को महसूस कर रहे हैं। आज मुल्क की तारीख का स्याह तरीन दिन है। आज से 7 साल पहले नापाक दहशतगर्दों ने स्कूल के बच्चों को निशाना बनाया। 132 बच्चों समेत 149 अफराद को बेरहमी से शहीद कर डाला। सानिहा एपीएस तो गुजर गया, लेकिन उस दिन शहीद होने वाले बच्चों के वालिदैन और अहले खाना के दीगर अफराद की जिंदगियां वहीं थम गईं और आज 7 साल बाद भी जख्म हरे हैं। किसी वालिद की निगाहों में हंसते बचते खेलतों का सरापा है तो कोई माँ अपने जिगर गोशे को सीने से लगाने की ख्वाहिश लिए सिसकती सांसों के साथ जिंदगी गुजार रही है। ये कर्ब और ये गम तो शायद कभी कम न हो, लेकिन आज का दिन एक पैगाम और दे रहा है। पैगाम यह है कि दहशतगर्दों का अज़्म खाक में मिल गया और इल्म की शमा रोशन है, चाहे इन चिरागों की लौ में हमारे बच्चों का खून ही क्यों ना शामिल हो। हम सानिहा एपीएस के सभी शहदा और उनके तमाम लवाहिकीन को सलाम पेश करते हैं। सानिहा, आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर का गम 7 साल बाद भी ताज़ा है। असातिज़ा समेत 140 मासूम बच्चों को दहशतगर्दों ने शहीद कर दिया था। वालिदैन आज भी अपने प्यारों की याद में गमज़दा हैं। पेशावर से इमरान यूसुफजई की रिपोर्ट देखिए। सानिहा एपीएस को 7 साल बीत गए, मगर अपने फूल जैसे बच्चों को खोने वाले वालिदैन आज भी गमज़दा हैं। ये वो दिन था जब मासूम बच्चे इल्म के हसूल के लिए घर से निकले, लेकिन उनकी वापसी ताबूत में हुई। उस दिन की रूह फरसा यादें शहीद उज़ैर अली के गमज़दा वालिद की आंखों के सामने आज भी घूम जाती हैं। घर में अगर मैयत पड़ी भी हो तो इंसान बड़ा डिस्टर्ब होता है, लेकिन जब उसको उसके असल मकाम पर कब्र में जब आप दफना करके मिट्टी डाल देते हैं तो अल्लाह पाक आपको सब्र दे देता है। हम बिल्कुल इसी तरह से हैं कि मैयतें हमारे घरों में पड़ी हुई 147। शहीद मोहम्मद शहीर खान की माँ भी अपने जिगर गोशे की यादों के सहारे जी रही हैं। उनका कहना है कि प्यारों का गम कभी नहीं भुलाया जा सकता। उस दिन के बाद जिंदगी के मामूलात ही बदल गए हैं। ये सब बच्चे जिस तरीके से, जिस तकलीफ़ से और जो क़यामत इनके ऊपर गुजरी है और जिस तकलीफ़ से ये बच्चे हमारे गए हैं, ज़ाहिर है कि हमें बहुत शदीद दुख तकलीफ़ के हम लोग हमारी फैमिली में जिस तरह से खुशी होती है, एक मुतमईन अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, वो ज़िंदगी तो अब हमारी नहीं रही। आर्मी पब्लिक स्कूल में दहशतगर्दों ने बच्चों से कलम छीनने की कोशिश की थी, मगर शोहदा ने अपने खून से इल्म की शमा को हमेशा के लिए रोशन कर दिया। कैमरामैन हसन खुर्शीद के साथ इमरान यूसुफजई, GTV न्यूज़, पेशावर। 16 दिसंबर से जुड़ी एक और तल्ख और अफसरदा याद। पाकिस्तान ने आज ही के दिन खुद को 2 हिस्से होते देखा था। खुसूसी रिपोर्ट देखिए।
سقوط ڈھاکہ ایک بڑا زخم، یہ زخم لگانے میں مکتی باہنی نے بڑا کردار ادا کیا۔ مکتی باہنی بھارت کی مدد سے تخلیق کردہ ایک چھاپہ مار گوریلا تنظیم تھی۔ اس کے دہشت گردوں نے 1971 میں قتل عام اور خواتین کی عصمت دری کی۔ اس میں نہ صرف بنگالی بلکہ بھارتی فوج کے لوگ بھی شامل تھے، جنہوں نے خصوصی گوریلا جنگ کی تربیت حاصل کر رکھی تھی۔ گزشتہ برس بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے بنگلہ دیش کے دورے میں اپنی تقریر میں برملا اس بات کا اظہار کیا کہ مشرقی پاکستان کے قیام میں بنگالی گوریلا فورس مکتی باہنی کو بھارت کی مدد حاصل تھی۔ بھارتی خفیہ ایجنسی را کے سابق افسر نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ مکتی باہنی را کی ایک بیبی تھی اور بھارتی ایجنسی اور مکتی باہنی نے مل کر پاکستان کو کٹ ٹو سائز کیا۔ بھارتی اخبار ٹائمز آف انڈیا نے مئی 2010 میں خبر دی کہ بنگلہ دیش جنگ کا بیشتر ریکارڈ غائب ہو گیا۔ اخبار کے مطابق 1971 کی جنگ کے مشرقی کمانڈ کے چیف جے ایس اروڑا کے کہنے پر تمام جنگی ریکارڈ ضائع کیا جا چکا ہے۔ یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ مشرقی پاکستان کو الگ کروانا بھارت کی پرانی سازش اور اس کا پرانا منصوبہ تھا، جس کا منصوبہ بھارت نے مشرقی پاکستان کی عوامی لیگ کے صدر شیخ مجیب الرحمان کے ساتھ 25 دسمبر 1962 کو ہی بنا لیا تھا۔ 25 دسمبر 1962 کو بھارتی وزیر اعظم جواہر لال نہرو کے نام ایک خفیہ خط میں شیخ مجیب الرحمان نے بھارت سے مدد مانگی تھی اور مشرقی پاکستان کی آزادی کی بات کی تھی۔ اس خفیہ خط کے بعد بھارت نے مشرقی پاکستان میں وہ جال بنا جس نے 1971 کی جنگ اور پھر بنگلہ دیش کے قیام میں اپنا کردار ادا کیا۔ بھارت کی جانب سے سازشی سرگرمیاں آج بھی جاری ہیں، تاہم پاکستانی خفیہ ادارے چوکنا ہے۔ بھارتی ایجنٹ کلبھوشن یادو کی گرفتاری اور بھارتی فوجی طیارے کی تباہی اور اس کے پائلٹ ابھینندن کی گرفتاری اس کا ثبوت ہے۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کراچی میں گلشن معمار میں ٹریفک حادثے میں 3 افراد جاں بحق ہو گئے۔ ٹریفک حادثے میں ایک شخص زخمی ہے۔ جاں بحق افراد کی لاشیں اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ جی ہاں، آپ کو بتائیں اس وقت ٹریفک کی روانی بھی متاثر ہوئی ہے۔ مزید جانتے ہیں نمائندہ جی ٹی وی حنیف ماجوٹھی سے۔ حنیف، کیا تفصیلات ہیں؟ جی بالکل، یہ گلشن معمار موڑ پر جو ہے تیز رفتار ڈمپر نے موٹر سائیکل سواروں کو ہٹ کیا ہے، جس کے نتیجے میں جو 3 افراد موقع پر جاں بحق ہو گئے ہیں، جبکہ ایک کلینر جو ہے وہ زخمی ہوا ہے۔ ڈرائیور جو ہے موقع سے فرار ہو گیا ہے، تاہم کلینر کو جو ہے پولیس نے پکڑ لیا ہے اور زخمی کو اور متوفین کی لاشیں جو ہے عباسی شہید اسپتال منتقل کر دی گئی ہیں۔ لاشوں اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ حنیف، بہت شکریہ آپ کا۔ بلوچستان کے سرکاری اسپتالوں میں ینگ ڈاکٹرز کے احتجاج کو 2.5 ماہ سے زائد کا عرصہ گزر گیا۔ ینگ ڈاکٹرز نے او پی ڈی، آپریشن سروسز اور ایم ایس آفس کے بعد وارڈز کو بھی تالا لگا دیا ہے۔ ینگ ڈاکٹرز کا اس بارے میں کیا کہنا ہے، جانتے ہیں اپنے نمائندے محمد فیضان خان سے۔ فیضان، بتائے گا کیا کہنا ہے ڈاکٹرز کا؟ جی ہاں بالکل، بلوچستان کے سرکاری ہسپتالوں میں ینگ ڈاکٹرز کی جانب سے او پی ڈیز اور آپریشن سروسز کے بائیکاٹ کو 2 ماہ سے زائد کا وقت کا جو عرصہ ہے وہ گزر چکا ہے، لیکن تاحال ان کا جو احتجاج ہے وہ جاری ہے۔ ینگ ڈاکٹرز کا مطالبہ ہے کہ اسپتال میں سہولیات کا فقدان، ان سہولیات جو ہے وہ فراہم کی جائے۔ اس کے علاوہ ان کے 19 ساتھی جو ہیں وہ گرفتار ہیں، جنہیں رہا کیا جو جن کے خلاف جو مقدمہ ہے اسے خارج کیا جائے۔ ہمارے ساتھ ینگ ڈاکٹر موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں اپنے احتجاج کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم نے جو ٹرشی کیئر ہاسپٹلز ہیں ان کے ایڈمنسٹریشنز بند کر دیے، اور جو وارڈ جن میں ہماری او پی ڈی اور انڈور سروسز پہلے سے بند تھی، وہاں پر 1-2 مریض تھے جو 1-2 وارڈوں میں تھے جن پر ڈاکٹرز بھی ڈیوٹیز نہیں دے رہے تھے، تو ان وارڈوں کو بھی ہم نے بند کر کے ان سارے مریضوں کو ایک وارڈ میں کر دیا ہے، اور اب وہاں پر ان مریضوں کا جو سیریس مریض ہے ان کا خیال رکھا جا رہا ہے۔ لیکن اگر حکومت کی یہ بے حسی اسی طرح اور ان کی درمی اسی طرح جاری رہی تو بہت جلد ہم ریڈ زون کی طرف ایک بار پھر جائیں گے اور ایمرجنسی سروسز کے بائیکاٹ کی طرف بھی ہم جائیں گے۔ جی آپ نے سنا کہ ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے کافی کوشش کی کہ غریب عوام جو ہے وہ ان کے احتجاج سے متاثر نہ ہو، تاہم حکومتی بے حسی کو دیکھتے ہوئے انہوں نے سول ہسپتال جو دیگر ہسپتال ہے بلوچستان کے ان کے جو ایڈمنسٹریشن آفیسز ہیں ان کو اور وارڈز کو تالا لگا دیا گیا ہے۔ جی جو سیریس مریض ہے صرف ان کا ہی علاج یہاں پہ کیا جا رہا ہے۔ جی شکریہ فیضان آپ کا۔ اور اب بات کرتے ہیں کراچی میں ہونے والے گیس بحران کی۔ کراچی میں سردیاں آتے ہی گیس کی لوڈ شیڈنگ معمول بن گئی۔ شہر کے علاقے سلطان آباد کی گیس کی لوڈ شیڈنگ سے مکین شدید مشکلات کا شکار ہیں۔ اس وقت ہمارے نمائندے برہان مصطفیٰ سلطان آباد میں علاقہ مکینوں کے ساتھ ہی موجود ہیں، ان سے مزید جانتے ہیں۔ جی برہان۔
जी बिल्कुल, सर्दियां आते ही सबसे ज़्यादा देखा जाता है गैस की लोड शेडिंग। इस वक्त मैं आज सुल्तानाबाद में मौजूद हूं और यहाँ हमने मुख्तलिफ जगहों पे विज़िट किया तो यहाँ के जो मकीन हैं वो काफ़ी मुश्किलात में। उनका ये कहना है कि जब नाश्ते का वक्त होता है तो गैस की लोड शेडिंग होती है, दोपहर में जब लंच टाइम होता है जब जो है वो गैस की लोड शेडिंग देखने में आती है, और ख़ुसूसन रात में जब घर वाले खाना खाने के लिए, जब घर की लेडीज़ खाना बनाने जाती है, जब भी गैस की लोड शेडिंग देखने में आती है। इस वक्त मेरे साथ सुल्तानाबाद के मकीन मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर ये बताइएगा कि सुल्तानाबाद में गैस की क्या। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप यहां तशरीफ़ लाए। हमारी ये तकरीबन 1.5 लाख की आबादी है, लेकिन आज जो गैस का प्रॉब्लम है, बिजली का तो आए दिन होती रहती लोड शेडिंग, वो तो एक अलग मसला है, लेकिन गैस का जो प्रॉब्लम है ये तकरीबन 24 घंटे में कमो बेश 3 से 4 घंटे अवेलेबल होती है सर्दियों में। बिल्कुल, देखिए यहाँ के मकीनों की बात आपने सुनी, उनका यही कहना है कि सर्दियों में गैस की लोड शेडिंग जो है वो ख़त्म की जाए और इनके इलाकों में जो मुश्किलात है उनको आसान किया जाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया बुरहान। तो दूसरी जानिब कराची के इलाके गुलशन इकबाल ब्लॉक 5 में पीने के पानी की पाइपलाइन और सीवरेज की लाइन मिलने से घरों में भी गंदा पानी आ रहा है। दूसरी जानिब सड़क पर भी सीवरेज का पानी जमा हो गया। मजीद बताएंगी शारिका कमाल। जी शारिका। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त गुलशन इकबाल ब्लॉक 5 में मौजूद हूँ। यहाँ की जो रिहायशियों की शिकायत है कि यहाँ पे सामने मस्जिद भी है और ये जो पानी मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये सीवरेज का गंदा पानी है। बेसिकली यहाँ पे मसला वो ये है कि जो पानी की पाइपलाइन डली हुई है, 18 इंच की पाइपलाइन है, लेकिन वो टूटी हुई है, उसमें लीकेज प्रॉब्लम में कोई इशू है, जिसकी वजह से जब घर में पानी आता है तो वो गंदा पानी, जो गटर की लाइन भी टूटी हुई है, तो दोनों पानी जो मिक्स होकर गंदा पानी घरों में आ रहा है। तो पीने के लिए पानी अवेलेबल नहीं है। जो पीने का पानी है वो जो यहाँ के रिहायशी हैं वो ख़रीदते हैं। साथ साथ जो मस्जिद यहाँ पे मौजूद है, मस्जिद में भी गंदा पानी इस वक्त आ रहा है क्योंकि दोनों लाइनें जो मिक्स हुई हुई हैं। इसके अलावा जो बाहर सड़क पे भी पानी जमा हो जाता है। तकरीबन 5 सालों से ये शिकायत है। बहुत जो मेन वॉल जहाँ पे है वहाँ पे भी शिकायत की गई है, यहाँ पे भी शिकायत की गई है लोगों की जानिब से, लेकिन जो है कोई भी मसला हल नहीं किया गया। मस्जिद जो लोग नमाज़ पढ़ने आते हैं उन्हें काफ़ी मसले होते हैं, गाड़ियाँ से गुजरती हैं तो छींटे उड़ते हैं, कपड़े नापाक हो जाते हैं, गंदा पानी है, गटर का पानी मिक्स हुआ हुआ है। जो पानी पीने के लिए पानी का है उसका अलग मसला है। लोगों को जो है वो पाइपलाइन मौजूद होते हुए जो है पानी ख़रीदना पड़ रहा है। तो उनका ये कहना है कि जो पाइपलाइन है इसकी मुरम्मत की जाए, गटर और जो पानी की पीने की पाइपलाइन है दोनों को अलग अलग किया जाए ताकि जो गंदा पानी घरों में आ रहा है वो भी हल हो सके मसला, और साथ साथ जो गटर का पाइपलाइन टूटने की वजह से गंदा पानी सड़कों पर मौजूद है वो मसला भी हल हो सके। जी शुक्रिया शारिका आपका। पेशावर में स्ट्रीट क्राइम्स को कंट्रोल करने के लिए अबाबिल फोर्स एक्शन में आ गई। 200 मोटरसाइकिलों पर 800 अहलकार फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। इस फोर्स का क्या काम है और कौन सी जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करेंगे, जानते हैं पेशावर में नवाब शेर से, जो इस वक्त CCPO अब्बास अहसन के साथ ही मौजूद हैं। नवाब बताइएगा। जी बिल्कुल, पेशावर शहर में स्ट्रीट क्राइम को कंट्रोल करने के लिए अबाबिल फोर्स का क़याम अमल में लाया गया है। मेरे साथ इस वक्त CCPO पेशावर अब्बास अहसन साहब मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से बात करते हैं। सर जी, इस फोर्स में कितने राइडर होंगे और इसका काम क्या होगा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो अबाबिल स्क्वाड हमने बनाई है, जो इसमें इस वक्त हमारे पास 200 मोटरसाइकिल्स हैं जो कि 100 बीट्स में तकसीम किए हुए हैं। हर बीट में 2 मोटरसाइकिलें, मतलब एक पेयर चलेगा जिसमें 4 हमारे पुलिस ऑफिसर्स शामिल होंगे। इनिशियली इसको हमने 100 बीटें रखी हुई हैं, लेकिन इसको हमने एक्सपैंड करना है 200 बीटों में, मतलब 400 बाइक्स होंगी जो कि हमारी मुख्तलिफ जगहों पे चलेंगी। और ये सुबह की एक शिफ्ट होगी और एक शाम की शिफ्ट होगी, ताकि सुबह के वक्त भी हम क्राइम कंट्रोल कर सकें और शाम को भी कोई क्राइम ना होने दें। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि CCPO साहब का ये कहना है कि इस फोर्स में जो है वो 200 बाइक्स जो है वो राइडर के लिए दिए गए हैं, जबकि ये डबल शिफ्ट में ये काम करेंगे। जी वेलकम बैक। खेलों के मैदान से खबर शामिल करें। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान 3 T20 मैचेस की सीरीज का आखिरी मुकाबला आज होगा। कौमी टीम को सीरीज में 2-0 की फैसला कुन बरतरी हासिल है। मैच आज शाम 6 बजे शुरू होगा। अब तक की इत्तलात के मुताबिक कप्तान बाबर आजम ने विनिंग कॉम्बिनेशन बरकरार रखने का फैसला किया है। इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए GTV न्यूज़।